हेलो दोस्तों और बच्चों, जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, और आपका ये टॉपिक एग्ज़ाम में, सेमिस्टर में, कॉलेज में, हर जगह पूछा जाएगा। तो हम लोग आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जो जो बच्चे मेरे बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, तो आई एम संजय, और मैं अपना मास्टर्स JNU से किया हूँ और PhD कर रहा हूँ। अभी मैं DBT CSIR सब एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, जितना ही मास्टर्स एग्ज़ाम है। और मैं 6-7 साल से बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और बहुत 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट को अभी तक, उससे भी ज़्यादा बच्चे लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, गाइड कर चुका हूँ। तो आते हैं तब मेन टॉपिक में, न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये से इन्फॉर्मेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड कौन डिस्कवर किया था, तो ये रेक्टिफिकेशन वाला चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि फ्रेडरिक आपका मिस्टर जो इसने डिस्कवर किया था। उसके अलावा आपको जो चीज़ें याद रखना है कि हाँ, 1989 में आपका रिचर्ड अल्टमैन जो न्यूक्लिक एसिड के टर्म्स कॉइन किया था कि हाँ, दैट टाइम DNA RNA नॉट डिफरेंशिएट, अलग से नहीं डिफरेंशिएट किया गया था। इसके बाद एवरी, मैक्लियोड एंड मैकर्टी जो था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और प्रूव किया था 1994 में कि DNA इज़ ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 1952 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस के द्वारा, जो ये पता किया गया था जो रेडियो एक्टिव DNA है वो आपका प्रोटीन, मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन नहीं है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब DNA है। वाटसन क्रिक बाद में आके अपना मॉडल जो है, मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा, वाटसन क्रिक जो दिया था वो मॉडल दिया था DNA का, ठीक है, स्ट्रक्चर का मॉडल। और जो इन्फॉर्मेशन पाया गया था, जिस इन्फॉर्मेशन से किया गया था, वो जो इसके ऊपर बेस था, वो रोजरलैंड फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था, जिसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू आपका DNA का डेंसिटी दिखाया था। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ों में आते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक चारगफ रूल, जिसके बारे में हम लोग आपको अभी एक डायग्राम दिखाते हैं बाबा साहेब का। देखिए, दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया ये चारगफ रूल। तो चारगफ भाई साहब ये बहुत परेशान थे और सोच रहा था कि क्या दिक्कत है DNA में और कहाँ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हो सकता है, किसके साथ कौन पेयरिंग करता है। तो चारगफ भाई यहाँ पर देखिएगा, चारगफ ने क्या किया था, डिस्कवर किया था कि यार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर जगह पूछा जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जहाँ देखते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लेता। तो चारगफ भाई ने जो है बहुत बढ़िया काम किया है। तो चारगफ ने बोला था कि परसेंटेज ऑफ एडिनाइन एंड थाइमिन बेसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल इन एनी सैंपल ऑफ द DNA। ठीक है, सेम थिंग इज ट्रू फॉर द अदर न्यूक्लियोटाइड लाइक गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया कि A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C बिकम द नोन एज अ चारगफ रूल। तो ये चीज़ पाया गया था। और pyrimidine इक्वल टू प्यूरिन्स, ये भी पाया गया। तो ये चारगफ रूल है जो हर जगह क्वेश्चन पूछेगा और आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि A प्लस G प्लस C प्लस T इज इक्वल टू 100% DNA कंटेंट। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है, ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखिएगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपका DBT में, आपका CSIR, मास्टर्स, इंटर्न सब जगह जरूरत पड़ेगा। तो C प्लस T प्लस इज इक्वल टू 100, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको भनक लग जाएगा। ठीक है, तो चारगफ रूल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और चारगफ ने 1940s में ये दिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन आपको एग्जाम में हो सकता है लिखना पड़े। तो द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ DNA जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पेसिस टू अनदर स्पेसिस। ठीक है, ये सबको पता है। DNA स्पेसिमेन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पेसिस हैव सेम बेस कॉम्पोजिशन। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ द DNA इज गिवन स्पेसिस डज नॉट चेंज विद ऑर्गेनिज्म एज, न्यूट्रिशनल स्टेट एंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब DNA जो आपके बॉडी में जो DNA है वो रहेगा। आप अमीर हो, आप कोई कभी टाइम में आप गरीब हो, आप अमीर हो गए तो भाई वैसे थोड़ी बोलिएगा कि मेरे को ना गुआनिन ज़्यादा दे दो और साइटोसिन ले जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला है। जो आपका DNA पहले था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका एज के अनुसार, मतलब नहीं कि अब बच्चे जब थे तो आपका DNA अलग था और बड़ा हो गया तो DNA अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, कुछ टाइम में कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, कुछ एज में कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, बट DNA कंटेंट आपका जितना था छोटे में, आप इतना ही है। ठीक है, उसके बाद ऑल सेलुलर DNA रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिस को हटा के, द नंबर ऑफ एडिनोसाइन रेसिड्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन रेसिड्यूज एंड द नंबर ऑफ गुआनोसिन रेसिड्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन रेसिड्यूज, एंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इट फॉलोज द सम ऑफ द प्यूरिन्स इक्वल टू सम ऑफ द pyrimidine। A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। और जैसे आपको बोला था AG प्लस C प्लस T,
इज इक्वल टू 100%। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये बोल रहा था, ठीक है। चलिए, तो डीएनए देखिए ऐसे होता है। बैक्टीरियोफाज क्या किया था कि बैक्टीरिया को जाके खाने की कोशिश किया था और खा के घर द्वार फेंक दिया सब, मतलब डीएनए बाहर चला गया, सेल फट गया, ठीक है। तो ये डीएनए जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, सेल के बाहर हो गया है, और ये बीच में जो देख रहे हो बैक्टीरियोफाज है। चलो, अब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जैसे हमको पहले स्लाइड में पढ़ाया कि पहले तो पता ही नहीं था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कौन कर रहा है, समझ रहे, कि डीएनए कर रहा है, आरएनए कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं था। और जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू पता गया था, तो ये डिफ्रैक्शन है डीएनए का। वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, याद रखिएगा, बट डिफ्रैक्शन डेटा रोजन फ्रैंकलिन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एवरियन जो ये एग्जाम एक्सपेरिमेंट था और हार्शे चेस एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ये स्ट्रेन स्मूथ फॉर वायरुलेंस फैक्टर है, आपको किल करने के बाद ये एक्सटर्नल डीएनए जो है नॉन पैथोजेनिक स्टेज में चला गया। नॉन पैथोजेनिक स्टेज में जब गया तो एंट्री ऑफ ड डीएनए फ्रैगमेंट बियरिंग द एस जीन टू द आर, ठीक है, और उसके बाद वो फेनोटाइप शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शो हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो आपका कंटेंट है उसके। देन हर्शे चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हर्शे चेस ने ये एक्सपेरिमेंट मतलब कंडक्ट किया था, जिससे ये पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है अंदर, जो बैक्टीरियोफाज के अंदर देखिएगा कि पी से लेबल कर दिया डीएनए को रेडियो आइसोटोप कंपाउंड से, और एस जो आपका सल्फर है उससे आपका प्रोटीन को कोट कर दिया। और देखा गया कि जो आपका देखिएगा यहाँ पर लास्ट में जो लिखा हुआ है कि रिलीज ऑफ द न्यू प्रोजेनी वायरसेस ऑल ऑफ विच कंटेन पी phosphorus in their DNA and none of which contains the S in their coating proteins। तो जो आपका सल्फर था वो आपका मतलब प्रोजेनी में नहीं आया, बट आपका जो फॉस्फोरस था वो आपका प्रोजेनी में दिख रहा है। दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है आपका डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, ठीक है। तो इससे ये पता चला था। तो ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत मैटर करता है और इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कम्स टू डीएनए, जो आप लोगों को हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ध्यान से पढ़ना भी चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है। बहुत इजी थिंग्स है, बट एग्जाम में जाके आप गलती करके आते हैं, और ऐसे बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है, जो चीज़ बता रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, स्पेसिफिकली प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स, पेंटोस शुगर एंड वन एंड मोर फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट रहेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, कमेंट में लिखना। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टरेस लिंकेज बिटवीन द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 पेंटोज एंड द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए को ध्यान से देखिएगा। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, तो ये पेंटोज शुगर में देखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके रखूँ ये वाला, देखिए इधर देखिए ध्यान से, तो ये राइबोज शुगर है, ये आपका आरएनए में होता है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ये आपका जो पोजीशन में ऑक्सीजन है ये नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के कारण क्या होता है, आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, क्योंकि जो OH है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये आपका अटैक कर देते हैं, बाहर से कोई कंपाउंड आता है तो यहाँ पर अटैक करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाता है, जो आपको चाहिए नहीं है। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है फॉस्फेट आपका, तो इसको बोलते हैं फॉस्फेट शुगर बैकबोन, दिख रहा है आपको ये। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टरेस बॉन्ड, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ का कहा जा रहा है कि डीएनए जो है आपका फॉस्फोडाइस्टरेस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, आपको पता है। आरएनए में और डीएनए में क्या डिफरेंसेस है, 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। क्या कि आरएनए में आपका पिरिमिडिन बेस जो होता है आपका यूरासिल होता है, और वही आपका डीएनए में देखिएगा तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यूरासिल जो होता है आरएनए में होता है, और एक डिफरेंस और होता है कि डीएनए में देखिएगा, डीएनए में जो होता है आपका आपको यहाँ पर मेंशन किया मैंने ये वाला इस जगह में, तो मैंने कैसे बोला कि ये जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में क्या है कि 2 और 3 दोनों पोजीशन में आपका ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और वही डीएनए में देखिएगा तो वहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब 2 नंबर पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है नहीं होता है। तो इसी कारण बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिख जाएगा, स्पेसिफिकली 2 जो है मेजर डिफरेंस है, और बाकी आपका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होता है। तो ये सिंपली ये कहा गया कि इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन 2 डीऑक्सीराइबोस and the common pyrimidine base, the thymine and cytosine, and the primary purines are adenine and guanine in the both and RNA and DNA। तो प्यूरिन जो होता है आरएनए और डीएनए में सेम होता है आपका, एडेनिन एंड गुआनिन में। वही अगर देखिएगा पिरिमिडिन में थाइमिन होता है इंस्टेड ऑफ
यूरासिल। आप लोग कमेंट में लिखेंगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको दो मेजर कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है कि एक यूरासिल वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डीऑक्सी। एक डिफरेंस और बताऊंगा नीचे जब पढ़ाऊंगा तो पता आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि म्यूटेशन होने के बाद क्या दिक्कतें हो जाता है और क्यों डीएनए में आपका यूरासिल नहीं होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आता है कि डबल हेलिकल वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑब्टेन फॉर्म, कि कहाँ से ऑब्टेन किया गया था। जैसे आप लोगों को बताया था कि रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्स रे डिफ्रैक्शन कराया गया था। तो जो पैटर्न रोजरलैंड फ्रैंकलिन को मिला था, उसी पैटर्न के बेसिस में ऑस्टन कॉक्स ने वाटसन क्रिक ने जो है एक मॉडल पेश किया था, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएनए का मॉडल, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, देखिए ध्यान से पढ़ना। This photograph taken by the Rosalind Franklin shows the X-ray diffraction pattern produced by the wet DNA fiber, and the cross pattern indicates helical structure and strong spot at the top and bottom corresponding the helical rise of the 0.34 nanometer, and the pattern suggested further there are 10 bases per repeat। तो इससे क्या पता चला कि डीएनए अगर एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब 360 डिग्री घूम रहा है डीएनए, अगर ऊपर से देखिएगा तो ऐसे 360 डिग्री अगर घूम रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर 10 बेसेस पेयर है। क्यों? क्योंकि 0.34 नैनोमीटर आपका दिख रहा है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो ये है स्ट्रक्चर प्यूरिन का और पिरिमिडिन का। प्यूरिन में देखिएगा 2 रिंग है यहाँ पर, और पिरिमिडिन में देखिएगा तो सिंगल रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। ये आपका पेंटोस शुगर है, ठीक है। पेंटोस शुगर का 5 प्राइम एंड में देखिएगा, डीएनए बोलते हैं ना कि डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो जो 5 प्राइम 3 प्राइम कहते हैं वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि 3 प्राइम में आपका फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड बनता है और इधर भी आपका 3 प्राइम में बनता है। और 2 प्राइम में जो होगा, जो अगर राइबोस शुगर होगा तो 2 नंबर पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अगर डीएनए होगा तो यहाँ पर आपका इंस्टेड ऑफ OH यहाँ पर H रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण क्या होता है, राइबोस शुगर ज़्यादा, मतलब आपका जो आरएनए होता है ज़्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। तो ये आपका प्यूरिन पिरिमिडिन में यहाँ पर अटैच रहता है और फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड यहाँ पर बनता है, और ये आपका पेंटोस शुगर है, ठीक है। बीटा पोजीशन में होता है, नीचे होगा तो अल्फा होगा, ये देखिए ऊपर तरफ जुड़ता है। तो ये प्यूरिन और ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्यूरिन होता है वो 2 रिंग होता है उसके अंदर, और पिरिमिडिन जो होता है उसमें एक सिंगल रिंग होता है। चलिए, ये चारगफ के बारे में हम लोग बता ही दिए थे कि चारगफ क्या किया था और क्या डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड का हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक तो पहला ये होगा, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसेस प्रेजेंट इन द डीएनए, आप लोगों को अभी बताया था कि डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है, ठीक है, कौन सा नहीं होता बताइए। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते फिर बताते हैं कि एडेनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यहाँ पर तीनों में यूरासिल दिया हुआ है। क्या यूरासिल डीएनए में होता है? नहीं होता है, राइट। तो आपको एकदम सिंपली ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। उसके बाद बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन प्यूरिन्स, तो यहाँ पर प्यूरिन कौन सा है बोला है। अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे, याद कीजिए, ये एडेनिन और गुआनिन को छोड़ के बाकी सब आपका पिरिमिडिन में आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे आते हैं, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तभी चीज़ें आएगा हाथ में। ये ICMR में पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप बोलेगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इतना बड़ा एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ के नहीं जाते और एग्जामिनर को पता है कि आपसे गलती होगा, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, बताइए। तो आपको पता है एडेनिन और क्या था, कमेंट बॉक्स में इसको याद रखना है, ठीक है, गुआनिन। और ये चीज़ तो थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, ये आपका पिरिमिडिन में आता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फॉस्फेट, तो आपको जैसे बताया था कि अगर फॉस्फेट रहेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और अगर फॉस्फेट नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो आपको क्या पता है, फॉस्फेट रहता है, राइबोस शुगर रहता है, और आपका इधर पिरिमिडिन, प्यूरिन जो भी होगा, तो राइबोस शुगर, फॉस्फेट और आपका प्यूरिन, पिरिमिडिन जो है उसको टोटल को हम लोग बोलेंगे चलो भाई ये न्यूक्लियोटाइड है। बट अगर ये फॉस्फेट नहीं रहा, काट दिया इसको, तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ICMR में पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बट आप लोग थोड़ा ध्यान से अगर देख के जाइएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाता है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि प्यूरिन में क्या क्या आता है, पिरिमिडिन में क्या क्या आया था। पिरिमिडिन बेसेस आर प्रेजेंट इन द डीएनए, यहाँ पर भी पूछा गया है कि पिरिमिडिन कौन कौन सा बेसिस है जो डीएनए में रहता है, बताइए। यहाँ पर थाइमिडिन लिखा है, यहाँ पर थाइमिन लिखा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थाइमिन एंड थाइमिडिन, इसका कमेंट में आप जरूर लिखिएगा।
और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगा, क्योंकि आपका डीएनए का वीडियो जो है 2 पार्ट में मैं करूँगा। फर्स्ट एक ये पार्ट बन रहा है, सेकंड आपका एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स है आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर का, जैसे डीऑक्सी एडिनोसाइन है, डीऑक्सी गुआनोसिन आपका, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एडेनिन में कि यहाँ पर H है, ध्यान से देखिएगा तो 3rd नंबर पोजीशन में ऑक्सीजन है, ठीक है। वही है तो नीचे राइबोस शुगर में देखिए इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये डिफरेंस है आपका डीएनए में, मेजर डिफरेंस जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन आता है आपका, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हो सकता है आपको एग्जाम में भी लिखना पड़े। चलो एक फॉर्मूला आप चारगाफ के बेसिस में क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि एनालिसिस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन सी वाज 20% एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए एंड टी पुट टुगेदर। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था ए जी प्लस सी प्लस टी, राइट, इज इक्वल टू 100% बताया था। तो बोला कि सी जो है उसका परसेंटेज जो है 20% है, तो गुआनोसिन अगर साइटोसिन है तो उसका बेस पेयरिंग होगा, बेस पेयरिंग होगा तो साइटोसिन किसके साथ बेस पेयरिंग बनाता है, गुआनिन के साथ, ठीक है। तो हम लोगों के पता कि क्या पता है कि गुआनिन इक्वल्स टू साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाता है और थाइमिन इसके साथ बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, सॉरी इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, राइट। तो आपको साइटोसिन का दे दिया है तो गुआनिन का पता होगा, तो गुआनिन का भी आपका 20 होगा। और बाकी बोला है कि ए और टी का बताइए कितना होगा, तो ए प्लस टी मान लेता हूँ इज इक्वल टू 100%, ठीक। आप क्या करना है, इसको 40 हो गया। आपको पता है कि ए जितना होगा टी भी इतना ही होगा, टी जितना होगा ए भी उतना ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं कर दूंगा टी प्लस ए इज इक्वल टू 100 और टी प्लस ए इज इक्वल टू 100 माइनस 40, कितना हुआ 60। तो निकल गया आंसर 60%। तो इस तरह का इसलिए बोला था कि फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इन नॉर्मल फॉर्म द डीएनए हेलिक्स क्या होता है बताइए, लेफ्ट हैंडेड होता है कि राइट हैंडेड होता है। याद रखिएगा नॉर्मल जो हेलिक्स है डीएनए का वो राइट हैंडेड डीएनए हेलिक्स होता है, ना कि आपका लेफ्ट हैंडेड। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए जेड और बी डीएनए में डिफरेंसेस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और डिटेल में हम लोग बताएंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा आपको 2 ग्रुप दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। तो ये छोटा आपका माइनर ग्रुप है, ग्रुप बोलते हैं इसको, ये आपका मेजर ग्रुप है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा और डिफरेंसेस भी बताऊंगा, जो आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। इधर आता है, ये थोड़ा डिफिकल्टी पार्ट होता है, समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ये डीएनए को ऊपर से देखा जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रैंड में और दूसरे स्ट्रैंड में आपका देखिएगा जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आता है कि एक स्टैंड दूसरे स्टैंड में डिफरेंस क्या है, तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको अगर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देख सकते हैं, पीएच घटा बढ़ा सकते हैं आप, सॉल्ट घटा बढ़ा सकते हैं, उससे क्या होता है आपका डीएनए का स्टैंड अलग अलग हो जाता है। और अब एक बेस पेयर से दूसरा बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है यहाँ पर लिखा है कि 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, ये लिखा है देखिए यहाँ पर, एक बेस में और दूसरे बेस में बीच में डिफरेंस इतना है। अब बात है कि ये जो आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। हाँ आप बोलिएगा कि सर ये क्यों दिए, तो बहुत केमिकल स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ, इसमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका ये बेस पेयरिंग है ना, उस बेस पेयरिंग में आपका जो गुआनिन या साइटोसिन है और एडेनिन और आपका थाइमिन है, उसके बीच में जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है, जैसे आपको पता है कि जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड होता है और आपके ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो 6 नंबर पोजीशन में और 4 नंबर पोजीशन में जो आपका एमाइन ग्रुप है उसके बीच में हो रहा है। उसके बाद देखिएगा कि गुआनोसिन में 1 नंबर नाइट्रोजन के साथ आपका 3 नंबर नाइट्रोजन का इंट्रैक्शन होता है आपका साइटोसिन के, और उसके साथ साथ तो ये पोजीशंस जो है 6, 1, 2, 4, 3, 2 ये सब क्वेश्चन में आता है कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बॉन्डिंग पैटर्न्स, इसीलिए मैं इसको चिपकाया हूँ। टफ करने के लिए कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आता तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना है।
टोटोमेरिज्म एक वन ऑफ द मेजर फिनोमेना है डीएनए का, अगर पढ़िएगा तो आपका टोटोमेरिज्म होता क्या एक्चुअली। टोटोमेरिज्म होता है कि सिंगल कंपाउंड टेंड टू एग्जिस्ट टू एंड मोर इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर दैट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑन वन एटॉमिक न्यूक्लियस व्हिच इज जनरली हाइड्रोजन। तो देखिएगा एक एटम का डिफरेंस के कारण आपका जो है उसका कॉम्पोजिशन चेंजेस होते रहता है। जैसे ये एमाइन ग्रुप है तो एमाइन में क्या होता है आप लोगों को पता है कि NH2 होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक N चला गया, मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप चला गया, और हाइड्रोजन ग्रुप जाके कहाँ शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एमिनो से इमिनो ग्रुप हो गया। सेम चीज़ कीटो के साथ होता है, कीटोन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो था वो शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं। तो इधर से वो उधर चला गया तो इनोल ग्रुप बन गया। तो ये जो आपका हाइड्रोजन जो है कहीं डोनेट कर रहा है, कहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो रिलेटिव पोजीशन का चेंजेस हो रहा है हाइड्रोजन का, इसको हम लोग टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, और टोटोमेरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है डीएनए का, ठीक है। तो साइटोसिन इज यूजुअली इन एमाइनो फॉर्म बट रियरली फॉर्म्स इमिनो कॉन्फिगरेशन, बट गुआनिन जो है यूजुअली टेक द कीटो फॉर्म बट रियरली फाउंड इन इनॉल ग्रुप, तो इनॉल फॉर्म में होता है, और इसके कारण बहुत सारे म्यूटेशन भी होता है डीएनए में, वन ऑफ द एक मेजर फिनोमेना है। टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं चिपका के रख दिया हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। आप लोगों को पता होगा, हर बार पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछते हैं। जो मेजर कारण है वो हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस है ये है, ये 2 नंबर पोजीशन में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, वही यहाँ पर राइबोस शुगर में देखिएगा, क्योंकि आपका आरएनए में राइबोस शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ठीक है। 2 नंबर पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है आपका डीएनए में। उसके कारण क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये अटैक कर पा रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड टूट जाता है और जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो अपना स्टेबल फॉर्म में रह नहीं पाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर विथ आरएनए, इसलिए आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आप लोगों को इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो ये पार्ट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपका क्वेश्चन एडिनोसाइन बोलते हैं, इसको एडिनालाइड बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। चलो ये बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में बताया था, और जो आपका लैडर की तरह होता है, और बॉन्डिंग पैटर्न मतलब कि ए और टी के बीच में आपको पता है कितना होता है, 2 बॉन्ड होगा, जी के सी के बीच में आपका 3 बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन पैटर्न जो है, अरे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 2.8 3.3 के आसपास ये बॉन्डिंग पैटर्न है। तो नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन जो होता है 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी घुमा फिरा के। चलो सबसे प्यारा, सबसे फेवरेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबका दुलारा प्यारा एक जो क्वेश्चन आता है वो है आपका ये ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। नीट में चले जाइए, आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाइए, सीवीटी यूजी में चले जाइए, आप डीबीटी जेआरएफ में चले जाइए, सीएसआई नेट में चले जाइए, गैडबी में चली जाइए, बेट में चली जाइए, आईसीएमआर में चले जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट में चले जाइए। तो आप भी जहाँ भी चले जाइए, ऑल बार अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हर साल पूछता है इधर उधर घुमा के, ए जेड और बी डीएनए में डिफरेंस क्या। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है आपका, अगर देखिएगा 2 डीएनए जो है राइट हैंडेड हेलिक्स है, एक्सेप्ट जेड में क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका देखिएगा, जो जनरली ये जो आपका कॉन्फर्मेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पैटर्न होता है वो दोनों में आपका एंटी पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर आपका गुआनिसिन जो जी है आपका, वहाँ पर सीन पैटर्न होता है। अब सीन और एंटी क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, बट कुछ पैरामीटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या पैरामीटर है, राइज पर बेस पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। हेलिक्स पैकिंग डायमीटर याद करना पड़ेगा, कितना रिपीटिंग यूनिट है, जैसे ए में 11, बी में 10 और आपका जेड में 12 क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपका एक पिच में डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपका पूरा लेंथ अगर आपका 3.4 नैनोमीटर हो रहा है तो आपका एक बेस से दूसरे बेस में पेयर में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना होता है, तो आपका निकल जाएगा 10 से 0.3 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान से रखना है। जैसे मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप से भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्या डिफरेंस है, मतलब ये बी डीएनए में देखिएगा तो वाइड होता है आपका जो मेजर ग्रुप है और इंटरमीडिएट डेप्थ होता है। वही अगर आप देखिएगा माइनर ग्रुप जो होता है नैरो होता है, इंटरमीडिएट डेप्थ होता है।
और जेड डीएनए में क्या होता है कि आपका जो आपका मेजर ग्रुप है वो आपको फ्लैटेंड होता है आउटसाइड द हेलिक्स सरफेस, और एक्सट्रीमली लेना होता है और डीप होता है अंदर तरफ। ये मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। और अब मैं चीज़ें बता दूंगा अभी आपको। ये अभी आपको बताया था कि एंटी और सीन जो होता है, ये एंटी सीन होता क्या है, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लियोटाइड वो होता है जहाँ पर फॉस्फेट होता है, राइबोस शुगर होता है और पिरिमिडिन प्यूरिन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सीन ग्रुप, सीन कॉन्फ़िगरेशन है या एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो आपका प्यूरिन है इसको देखिए, डीऑक्सी एडिनोसाइन को, कि इधर देखिए ये हाथ को घुमा दिया है, मतलब ये जो पैटर्न इस तरह मुंह करके रखा है, ये वाला इधर करके, वो उधर घूम के इधर मुंह करके रखा है। तो जनरली एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है जब डीएनए ऐसे घूमता है ऐसे करके, तो सब बेस पेयर अंदर की तरफ होता है ऐसे जनरली। हाँ, वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि अगर ये इधर मुंह करके रखेगा तभी जाके आपका दूसरा वाला स्टैंड इधर है, तो ये सही रहेगा, बॉन्डिंग पैटर्न बना पाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने वाला जो ग्रुप्स होता है यहाँ पर होता है। लेकिन ये सीन ग्रुप में देखिए ये जो बॉन्ड बनाने वाला पैटर्न है ये इधर घूम के इधर आ गया है, डीएनए का बाहर तरफ आ गया, ना कि अंदर तरफ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के कारण बड़ी सी दिक्कत होता है इसको, इसलिए जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है इंस्टेड ऑफ राइट हैंडेड। किसके कारण? इसी कारण गुआनोसिन जो होता है आपका सीन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आपका प्यूरिन ग्रुप है वो आपका पैटर्न 180 डिग्री घूम जाता है, या अगर ये इधर मुँह करके रखा है वो घूम के उधर हो जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो वीडियो को इधर उधर करके जाइएगा तो पता चल जाएगा। और एक फेवरेट एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे लोगों के लिए, और कुछ भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका स्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर पकरिंग होता क्या एक्चुअली में, देखिए जो आपका शुगर होता है जनरली इस फॉर्म में रहता है, बट ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो क्या होता है आपका सॉल्यूशन में ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इस फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल होता रहता है। तो क्या होता है कि ये फॉर्म में आ जाता है। अब इस फॉर्म में देखिएगा, ये तो मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मॉलिक्यूल को 3D में देखिएगा, क्योंकि हम लोग भी तो 3D में है, एक्स वाई जी एक डायरेक्शन में होता है, ऐसा आपको शुगर भी होता है। बट शुगर में आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर होने के पीछे कारण क्या होता है कि आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लाइक पैरामीटर पता होगा ना कि कोई भी चीज़ अगर प्लेनर होना चाहिए तो उसके लिए आपका डबल बॉन्ड, मिनिमम डबल बॉन्ड तो होना पड़ेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी तो प्लेन में आएगा। बट यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है। इस सिनेरियो में दिक्कत ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो होता है आपका प्लेन के ऊपर में होता है, कुछ आपका प्लेन के ऊपर होता है। जैसे ऐसे अगर प्लेन बना दो तो कुछ मॉलिक्यूल ऊपर तरफ इस तरफ होगा, कुछ मॉलिक्यूल प्लेन के नीचे होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कि जो आपका बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए है उसका जो शुगर है कि किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिएगा C2 कार्बन जो है वो प्लेन से ऊपर तरफ पोजीशन में है, तो इसको अंदर बुलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं C2 एंडो पोजीशन, ठीक है। कुछ क्या होता है कि आपका बाहर तरफ चल जाता है 100 पोजीशन में, बट 100 पोजीशन स्टेबल नहीं होता है। जो आपका शुगर पकरिंग होता है आपका जनरली एंडो पकरिंग होता है। C2 कार्बन और C3 कार्बन देखिएगा आपका यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर में, तो ये ऊपर तरफ आ रहा है, प्लेन से ऊपर आ रहा है, तो ये आपका स्टेबल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन आता है और आपको याद रखना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट करना है कि बी फॉर्म में आपका C2 एंडो होता है, ए फॉर्म में आपका C3 एंडो होता है और जेड फॉर्म में दोनों आपका स्टेबल होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको प्लेन मान लीजिए, इस चीज़ को प्लेन मान लीजिए, प्लेन के ऊपर ये कार्बन है C3 कार्बन। चलिए क्वेश्चन कुछ करते हैं। बोला है शुगर पकरिंग इन द डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली। तो शुगर पकरिंग किस प्रकार का पाया जाता है? C2 एंडो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, C3 एंडो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, C2 एंडो इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए और C3 एंडो हाइब्रिड डुप्लेक्स विथ वन स्टैंडर्ड डीएनए एज ए अनदर आरएनए। तो जब आपको ऐसा तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आपको जो बी फॉर्म है, नॉर्मल जो आपका डीएनए बी फॉर्म में आता है वो आपको लिखना है, ना कि ए फॉर्म का, ठीक है। तो C2 एंडो लिख दीजिएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड ऑन द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। In B form DNA, sugar packing is C2 endo. In RNA, sugar is C3XO. The vowel base pairing is formed between the G and A in RNA, and the change in the sugar packing from the C2 endo in B form of the DNA to C3 endo alter with the width and depth of the major group. Which of the following combination of statement is correct? अब इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप सॉल्व तब तक नहीं कर पाइएगा जब तक आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता ना हो। जैसे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा,
ओवल बेस पेयर के बारे में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। ओवल बेस पेयर होता क्या है ये आपको पता नहीं है, तो ओवल बेस पेयर का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़िएगा, जेनेटिक कोड जब आएगा तब ये चीज़ आपको पढ़ाएगा, मतलब समझ आएगा। तो सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पढ़ के नहीं होगा, आपको उसका कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो आप कर दीजिएगा ये पढ़ के, लेकिन ये क्वेश्चन करने के पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन तब सॉल्व कर लेंगे। तो जो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप के बारे में हम लोग अभी बोल रहे थे, तो ये मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्या होता है। तो मेजर ग्रुप माइनर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स जब घूमता है तो उसके कुछ आपका एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होता है, और कुछ एरिया पर जहाँ पर छोटा गैप होता है। इसको हम लोग जो जहाँ पर ज़्यादा स्पेस होता है, ज़्यादा एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप। जहाँ पर कम स्पेस मिलता है उसको हम लोग माइनर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स से बनता है, और जो स्टैंड होता है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और आपका यहाँ पर बेस पेयर इधर होता है पैटर्न में। तो जो बेस पेयर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, राइट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको पैटर्न को आपको अगर तोड़ना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, इधर हीट देना पड़ेगा, नहीं तो पीएच बढ़ा दो, नहीं तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। ये 3-4 फिनोमिना है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस से आपका डीएनए का आपका डिनेचुरेशन हो जाता है, मतलब आपको खुल जाता है, 2 स्टैंड अलग हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, उसके बाद सॉल्ट, ये सब बहुत मैटर करता है। आप बोलेंगे ये क्यों बोल रहे हैं सर, इससे क्या मतलब है। इससे कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। और जैसे बेस फ्लिपिंग हो गया, जो आपको हो सकता है आप नहीं पढ़िएगा, इधर उधर बुक से आप स्किप करके भाग जाते हैं। ये बेस फ्लिपिंग ये होता है कि बेस जो जनरली क्या होता है अंदर तरफ होता है, आपको सीन एंटी पोजिशन पढ़ाया था, राइट। बेस पेयर अंदर तरफ करता है मुँह और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बेस पेयर जो है बाहर चला गया, इसको बोलते हैं बेस फ्लिपिंग, फ्लिप आउट हो गया, ठीक है। ये होता है तो क्या होता है, ये जनरली तब होता है जब आपका मिस पैच हो जाता है, और आपका बेस पेयर जो यहाँ पर बेस है और यहाँ पर जो बेस है वो अलग है, इसके कारण वो अलग तरफ बाहर तरफ चल जाता है। उसके बाद आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो आपका काम में देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली पूछता है कि रोटेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इन द बी डीएनए बिकॉज ऑफ बेस फ्लिपिंग। तो बोल रहा है जो फ्लिपिंग हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कारण हो रहा है, या कोवेलेंट बॉन्ड के कारण हो रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आप देखिए ध्यान से, ये जो फ्लिपिंग हुआ है ना कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण हुआ है, ना कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हुआ है। ये जो बॉन्ड आपका फ्लिपिंग रोटेशन हो रहा है ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कारण हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर में। आई होप आप सीन एंटी पोजिशन में आपको अच्छे से समझ आएगा। कहाँ गया, यहाँ पर देखो, ये बता ध्यान दो। मैंने आपको बोला था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर बनता है, पैटर्न में ऐसे जाता है, ठीक है, और इधर बनता है नीचे तरफ। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, जो पेंटोस शुगर के साथ जो आपका ये आपका जो बेस है, ये बाइंड ये वाला बॉन्ड, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेंटोस क्या है आपका शुगर ही तो है, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये फ्लिपिंग इन और फ्लिपिंग आउट हो रहा है, अगर इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, तो ये इस बॉन्ड का रोटेशन के कारण हो रहा है, राइट। तो इसी कारण यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चे लोग थोड़ा गलती करके आ जाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिख के आ जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख लिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आप इससे अवेयर रहिएगा थोड़ा। जो आपका जैसे आपको बोला था कि जो आपका डीएनए होता है आपका क्या करता है, प्लेट की तरह होता है, बट वो प्लेट की तरह होता है तो वो ऐसे नॉर्मल प्लेट नहीं होता है, ड्यूरिंग रोटेशन थोड़ा टिल्ट होता है। देखिए यहाँ पर इस ध्यान दीजिए, इधर डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पूछा है यहाँ पर, कुछ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है। इन द राइट हैंडेड डीएनए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ऑलवेज इन एंटी कॉन्फिगरेशन एंड लेफ्ट हैंडेड helix fundamental repeating units usually in purine pyrimidine dinucleotide with glycosidic bond in anti configuration of pyrimidine and the syn conformation and the purine। तो ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड जो हेलिक्स बन रहा है वो आपका एंटी और आपका सिन का कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रहा है। कभी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग गलती करके मत आइएगा, ठीक है। और ये डीएनए जो होता है यहाँ पर आपका बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि आपका फॉस्फोडाइस्टर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको रैप करके पॉजिटिवली आयंस भी रहता है, जिसको बोलते हैं सोडियम।
काउंटर आयन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, डीएनए को स्टेबल करके रखता है, चारों तरफ रैप करके रखता है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा, इसमें गलती नहीं करना है, यहाँ पर लिख भी दिया होगा, देखो ये। चलो नेक्स्ट चीज़ में आता है डीनेचुरेशन। पढ़ा के हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि डीनेचुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो डबल हेलिकल डीएनए और आरएनए कैन बी डीनेचर्ड, ठीक है, कुछ भी हो तो डीनेचर हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज डीनेचर कब होगा। डीनेचर तब होगा जब एदर टेम्परेचर हाई होगा, नहीं तो पीएच का आप इधर ऊपर कर दिए, ऊपर मतलब हाई पीएच दे दिए, उस टाइम में हो सकता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, उस टाइम में आपका डीएनए जो है आपका डीनेचर हो जाएगा। नॉट ओनली डीएनए, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो, वो आपका प्रोटीन ही क्यों ना हो, जब भी आप हाई सैलिनिटी दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, पीएच चेंज कर रहे हैं, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो आपको बेसिस जो होता है वो आपका अंदर में कोर में होता है, और क्या होता है यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होता वो चीज़। लेकिन जब ये डीनेचर होता है तो ये स्टैंडर्ड खुल जाता है, स्टैंड्स, और बेस पेयर भी बाहर खुल जाता है। उसके कारण क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देता है जब आप यूवी लाइट दीजिएगा, क्योंकि यूवी जो एब्जॉर्प्शन देता है वो बेसिस देता है, आपका जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस है वो आपको एब्जॉर्प्शन देता है। जब वो अंदर कोर में रहता है तब तो एक्सेसिबल नहीं होता है, आपका अच्छे से आपका वो रीडिंग नहीं मिलता है। बट जब आप स्टैंड खुल जाता है तो वो एक्सेसिबल हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके कारण आपका जो होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देता है यूवी का। उसके कारण जो इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जनरली, जिसको बोलते हैं हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट, ठीक है, या हाइपर क्रोमेटिक शिफ्ट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर साल आता है कि क्यों हाइपर क्रोमेटिक शिफ्ट होता है, किस कारण से होता है। उसके ऊपर कुछ डायग्राम है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर निकालते हैं डीएनए का। तो देखिए, ये जब डबल स्टैंडर्ड है तो डीएनए ऐसे नॉर्मल इसका टेम्परेचर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टैंड में कोई एब्जॉर्प्शन में कोई चेंजेस नहीं है। एक टेम्परेचर आया जिसके कारण देखिए ये आपका जो है टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एक टेम्परेचर में आने के बाद एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तो उसमें क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, जो शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन है, इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमेटिक शिफ्ट या हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। और ये आपका जनरली तब होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या पीएच बढ़ाते घटाते, या सॉल्ट बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन हर साल आता है, जहाँ पर जी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। बोलते ना यूनिटी इज़ द पावर। 10 लोग रहेंगे तो उसको तोड़ना ईजी नहीं है, 1 लोग रहेंगे तो उसको तोड़ना बहुत ईजी है। तो ऐसे ही सीन यहाँ पर है, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग पैटर्न होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तोड़ने के लिए। इसीलिए आपका गुआनिन साइटोसिन जो आपका बॉन्डिंग पैटर्न होता है, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर कम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डिनेचुरेशन का। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर, तो आप बता दीजिएगा कि हाँ फैक्टर क्या क्या है। जीसी कंटेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं जनरली स्टूडेंट से कि म्यूटेशंस। आप लोगों को एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे, अब बताया था कि यूरासिल क्यों होता है डीएनए में, क्वेश्चन पूछा गया था। और हर एग्जाम में पूछता है, आपका सेमिस्टर एग्जाम में, आपका पीजी एंट्रेंस में, यूजी एंट्रेंस में, जिस आपका फेलोशिप का एग्जाम हो तो वहाँ पर भी पूछा जाता है। क्या दिक्कत होता है बताते हैं। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर एमाइन ग्रुप है और यहाँ पर यूरासिल है। तो यूरासिल और साइटोसिन में डिफरेंस एक ही है, यहाँ पर आपका एमाइन ग्रुप है, यहाँ पर आपका कीटोन है, राइट। अब क्या होगा अगर डीएमाइनेशन हो जाता है, सपोज डीएनए में आपका साइटोसिन है और साइटोसिन में आपका डीएमाइनेशन हो गया, तो आपका यूरासिल बन जाएगा। अगर पहले से डीएनए में यूरासिल हो और साइटोसिन में डीएमाइनेशन हो गया, उसके बाद यूरासिल बना, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा कि पहले से कौन सा यूरासिल डीएनए में था और अभी डीएमाइनेशन होने के बाद कौन सा यूरासिल डीएनए में बना। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर भी यूरासिल है, यहाँ पर यूरासिल है, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, ठीक है। अब ये साइटोसिन क्या हुआ, म्यूटेशन होकर यूरासिल हो गया। नाउ यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द दिस यूरासिल एंड द यूरासिल इन द डीएनए मॉलिक्यूल। इसलिए ये एडेप्टेशन मतलब हम लोग का बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत एफिशिएंट है इस सब चीज़ों में। इसीलिए क्या किया कि डीएनए में कभी भी यूरासिल को इंक्लूड किया गया ही नहीं है, समझ रहे, उसको थाइमिन रखा गया। थाइमिन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, पहले से कीटोन बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी कभी यहाँ से आता है, तो आप लोगों को इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या टॉपिक है ये सब बाद में हम लोग पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को
ये जो आपका अदर फंक्शन डीएनए है, एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ तक पढ़ा देते। चलिए उसके बाद बाकी चीज़, न्यूक्लिक एसिड के 2 वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बनेगा। तो ये क्या होता है, जब आप यूवी देते हैं, यूवी देने के बाद क्या होता है, एक बार जो पिरिमिडिन डाइमर्स बनता है, पिरिमिडिन डाइमर, इसलिए बोलते हैं ना कि यूवी देने से बैक्टीरिया मर जा रहा है, कि बैक्टीरिया मरता क्यों है, आपका पिरिमिडिन डाइमर बनना शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक थाइमिन बेस पेयर है, एडजेसेंट थाइमिन से आपका यूवी ट्रीटमेंट दिया आपने और यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, अब ब्लॉक हो गया। डेफिनेटली अगर ब्लॉक हो जाएगा तो अब किंग बनेगा, ये देखो किंग बन गया। और आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है, आपका ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, उसमें हैम्पर होगा। और अगर बैक्टीरिया अच्छा से वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहेगा, राइट। तो इसी कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया को यूवी ट्रीटमेंट देने से बैक्टीरिया मर जाता है। लास्ट टॉपिक जो है वो आपका स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट है कि क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो अदर देन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के अलावा भी कुछ कुछ काम करता है। आप एटीपी का नाम सुने हो, सेलुलर करेंसी हम लोग बोलते हैं इसको। सेलुलर करेंसी क्यों बोलते हैं, इससे आपका सब काम होता है, बिना एटीपी के कुछ नहीं होने वाला है, राइट। जैसे मार्केट में आपका गांधी जी चलता है, ऐसे यहाँ पर आपका एटीपी चलता है, राइट। तो यहाँ पर एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एक तरह क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है। कोएंजाइम में देखिएगा न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड, एनिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH बोलते हैं, या आपका फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये सब क्या है, साइक्लिक AMP, ये सब क्या है, सब आपका वही तो है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कुछ ये बैक्टीरिया होता है, वो आपको एडाप्टेशन करके रखते हैं फॉरेन डीएनए को और खुद का डीएनए को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कभी कभी कि डीएनए बेसिस आर मिथाइलेटेड, क्यों मिथाइलेटेड होता है। 2 मेजर रीजन होता है मिथाइलेटेड होने का। एक तो फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, तो क्या करता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले से ही मिथाइलेटेड करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि फॉरेन कोई भी डीएनए आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फॉरेन डीएनए है, मेरा खुद का नहीं है, उसको क्लीप कर देते हैं फिर बाद में। और एक होता है कि एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग डैम मिथाइलेज बोल के एंजाइम होता है, जो आपको वहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया जाता है, और ये जनरली ओकेशनली किया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में अगर देखिएगा तो 5% ऑफ द साइटोसिन रेसिड्यू इन डीएनए आर मिथाइलेटेड विच इज नोन एज द 5 मिथाइल साइटेडिन। बट ये आपका यूकैरियोटिक सेल में, जो आपका साइटेडिन में मिथाइल ग्रुप लगाया जाता है। बट अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखें तो वो आपका साइटोसिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपका पूछ ले सकता है एग्जाम में, जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो टोपोलॉजी है आपका न्यूक्लिक एसिड का, टोपोलॉजी, सुपर कॉइलिंग, उसके बाद लिंकिंग नंबर, ये सब मैं आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही वीडियो पढ़ा है। कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लिख लिया। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यू कैन फॉलो मी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, और मैं और वीडियो देते रहूँगा आपका। जैसे न्यूक्लिक एसिड एक पार्ट ये 1 है, उसके बाद 2 भी पढ़ाऊँगा। और पहले भी मैंने सेल सिग्नलिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया, वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CVT या क्लास सेमेस्टर में अपियर हो रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।